हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन एक बार ये देखो, एक घोड़ा कार्ट को फोर्स F से आगे की तरफ पुल करता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से कार्ट भी घोड़े को बिल्कुल उतने ही फोर्स F से पीछे खींचेगी। सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो सवाल ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार अपने टेबल की तरफ देखते हैं। तुम्हारे सामने एक बुक रखी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसी हमेशा की तरह बंद पड़ी हुई है। ग्रेविटी बुक को नीचे खींच रही है, तो बुक टेबल पर एक फोर्स लगा रही है, और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टेबल भी बुक को उतने ही फोर्स से ऊपर पुश करेगी, इक्वल और ऑपोजिट। लेकिन यहाँ एक कैच है जो हम अक्सर मिक्स कर देते हैं। बुक का फोर्स टेबल पर लग रहा है और टेबल का फोर्स बुक पर लग रहा है। दो अलग बॉडीज हैं, दो अलग टारगेट्स। फोर्स कैंसिल सिर्फ तभी होते हैं जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो। जैसे अगर मैं एक बॉक्स को दोनों तरफ से बराबर पुश करूं तो नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन बुक और टेबल के केस में ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये दो अलग वर्ल्ड्स में है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर नहीं होते। थर्ड लॉ का डेफिनेशन ही यही है। वो बोलता है कि एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है ऑन अ डिफरेंट बॉडी। अब अगर ये समझ आ गया तो हॉर्स कार्ट पैराडॉक्स ऑलरेडी आधा सॉल्व हो गया है। चलो वापस आते हैं अपने हॉर्स और कार्ट वाले सीन पे। इसे भी बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे हमने बुक और टेबल का एग्जाम्पल देखा था। घोड़ा कार्ट को आगे खींच रहा है और ये फोर्स किस पे लग रहा है? सीधा कार्ट पर। और कार्ट भी घोड़े को पीछे खींच रही है और ये वाला फोर्स लग रहा है घोड़े पर। दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये एक दूसरे को कभी कैंसिल कर ही नहीं सकते। असली बात यह है कि अगर हमें देखना है कि कार्ट हिलेगी या नहीं, तो हमें बस उन फोर्सेस को देखना होगा जो सिर्फ कार्ट पर लग रहे हैं। कार्ट पे एक तो घोड़ा आगे खींच रहा है और जमीन का हल्का सा फ्रिक्शन उसे पीछे रोक रहा है। बस अगर फोर्स F फ्रिक्शन से ज्यादा है तो कार्ट आगे चलेगी। लेकिन यहाँ एक उल्टा सवाल दिमाग में आता है कि घोड़ा खुद कैसे आगे बढ़ रहा है? उसे तो कार्ट पीछे खींच रही है, तो उसे आगे कौन धकेल रहा है? यहाँ पे एंट्री होती है पैराडॉक्स के एक थर्ड मेंबर की, ग्राउंड की। सोचो घोड़ा आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? वो अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, और न्यूटन का वही रूल कि जमीन भी घोड़े को उतने ही फोर्स से आगे पुश करेगी। यहाँ भी वही लॉजिक है। ये दोनों फोर्सेस अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, एक जमीन पर लग रहा है, दूसरा घोड़े पर। तो घोड़े पर बेसिकली दो ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। कार्ट उसे पीछे खींच रही है और जमीन उसे आगे धकेल रही है। अब अगर जमीन का पुश कार्ट के फोर्स से ज्यादा हो जाए तो घोड़ा आगे बढ़ने लगेगा और कार्ट को भी आगे खींचेगा। फोर्स एक चेन की तरह ट्रेवल करता है, जमीन से घोड़े तक, घोड़े से रस्सी तक और रस्सी से कार्ट तक। हर पॉइंट पर थर्ड लॉ एकदम परफेक्ट बैठता है। बस ये याद रखना कि फोर्स हर बार एक नई बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होते। अब एक बार पूरा सीन देखते हैं एक स्टेप पीछे लेके। अगर हम हॉर्स और कार्ट को एक सिंगल यूनिट सिस्टम मान लें तो ये फोर्स F और F डैश ये सिस्टम के अंदर ही रह जाएंगे। इन्हें हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं और ये सिस्टम के लेवल पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो फोकस करने वाली बात क्या बची? बस वही फोर्सेस जो सिस्टम के बाहर से आ रहे हैं, यानी ग्राउंड का रोल। सीधी सी बात है, ग्राउंड वाला पुश आगे की ओर है और फ्रिक्शन F पीछे की ओर है। अगर P F से बड़ा हुआ तो पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा। अब एक कॉमन डाउट है जो शायद कुछ लोगों के दिमाग में हो, तो एक बार उसे भी एड्रेस कर लेते हैं। आपको लग सकता है कि एक्शन और रिएक्शन में से पहले एक्शन आता होगा फिर रिएक्शन आता होगा। सुन के ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लैग होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्शन और रिएक्शन नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। दोनों फोर्सेस एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पे आते हैं। सच कहो तो इन्हें एक्शन रिएक्शन की जगह फोर्स पेयर बोलना ज्यादा सही रहता है। ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ ही खत्म होते हैं। अब अगर ये लॉजिक दिमाग में बैठ गया तो आपको हर जगह यही दिखने लगेगा। जैसे कार को ही देख लो। हम सोचते हैं कि इंजन सब कुछ करता है, पर इंजन सिर्फ टायर घुमाता है। टायर रोड को पीछे पुश करते हैं और रोड कार को आगे धकेलती है। तो कार को आगे बढ़ाने वाला फोर्स तो रोड ही प्रोवाइड कर रही है। तभी अगर ग्रिप ना हो तो इंजन चाहे जितना भी जोर लगा ले, कार वहीं फंसी रहेगी। और रॉकेट का तो और भी सही है। वो गैस को पीछे फेंकता है और गैस उसे ऊपर धकेलती है। इसीलिए रॉकेट स्पेस में भी चल सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी रोड की जरूरत नहीं होती। वो अपना पुश गैस के फॉर्म में साथ लेके चलते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ का यही एक पॉइंट था
कि अगर एक्शन और रिएक्शन पेयर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उनमें ऐसा ही हो रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग चीज़ों पे लग रहे थे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।